नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक हम लोग जो है 12 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज है ये वीडियो नंबर 13, जो कि है एस्से से रिलेटेड। अभी तक साहित्य और कृषि का एक निबंध हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत से लोग बार बार मैसेज करते हैं कि सर साहित्य पर ऐसे ही एस्से लिख कर आना है या कृषि पर ऐसे ही एस्से लिख कर आना है। तो आप लोग एक चीज़ समझिए, आपको जो प्रोवाइड कराया गया है वो एक कंटेंट है। अब जैसे कि साहित्य पर ऐसे लिखवाया गया है या दिखाया गया है, मॉडल ऐसे भेजा गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर सेम वही टॉपिक आएगा तभी हम वही ऐसे लिख के आएंगे और कोई दूसरा टॉपिक आएगा तो बिल्कुल अलग ऐसे लिख कर आएंगे। ऐसा नहीं होता है। साहित्य वाला ऐसे आएगा तो आप शुरुआत उसको वहीं से ही करिए, उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा कर लिखना है। अगर राजनीति से संबंधित ऐसे आ जाए, साहित्य और राजनीति का संबंध, तो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था साहित्य और राजनीति को कैसे जोड़ना है। नैतिक शिक्षा से संबंधित आ जाए, उसको कैसे जोड़ना है, ये मैंने बताया था। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, दर्पण है, कैसे जोड़ना है, सब समझाया है। लेकिन आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं देखते हो। इसका मेरे पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी। जो मैं बातें बोलता हूँ उसको भी लिखा करो आप लोग, और यही चीज़ लागू होती है एग्रीकल्चर के लिए भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का एस्से। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ अभी, जो कि बता तो खैर कई बार चुका हूँ, आज बताऊँगा, उसके बाद भी फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। किसी ने कहा था कि सर मॉडल ऐसे लिख कर बताइए कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो जो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ आप लोगों को निबंध की, वो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में वहाँ पर लिखना है। ये देखिए, जैसे कि ये एक पेज वहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह का पेज वहाँ दिया है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आप जो है पहली लाइन यहाँ से शुरू करें, इस तरह से बीच में से। ये लाइन खत्म हो गई आपकी पहली, इतनी। मान लीजिए आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ। अब जो दूसरी लाइन आप शुरू करेंगे वो फिर यहीं से शुरू करें, और मान लीजिए आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ, फिर आप तीसरी लाइन वहीं से शुरू करें। मतलब जितने भी पैराग्राफ आपको शुरू करने हैं वो बिल्कुल सेम लाइन से ही शुरू करें, चाहे आपका वो पैराग्राफ कहीं भी ख़त्म हो, ठीक है। तो ये है प्रेजेंटेशन का तरीका, और इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी दी गई है। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं पर्यावरण वाला एस्से। देखिए, यह है पर्यावरण का एस्से। पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास या पर्यावरणीय संधारणीयता। मतलब पर्यावरण को अगर ध्यान में रखा जाए या फिर हम आर्थिक विकास पर केवल ध्यान दे रहे हैं तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। केवल पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे तो आर्थिक विकास उस गति से शायद ना हो पाए। तो इस तरह का ये एक निबंध है। पर्यावरण पर कोई भी निबंध आता है, आप उसकी भूमिका इस तरह से लिख सकते हैं। यही भूमिका आपकी आपदा वाला कोई भी निबंध आएगा वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए भी शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पर्यावरण के लिए आएगा तो पर्यावरण पे लिखेंगे, या फिर केवल यही टॉपिक आएगा तभी ऐसे लिखा जाएगा, ये दूसरे पे नहीं लिख सकते हैं। तो आप इतनी अपनी समझ विकसित करिए कि कंटेंट आप कलेक्ट करिए। बहुत सारी चीज़ें आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ भी आपने आज तक बचपन से लेकर अब तक पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा आपको। पर्यावरण किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा, परि प्लस आवरण, ये सब लिखा है। ये सब कुछ लिखा जा सकता है एस्से में। एस्से का मतलब ये निबंध, यानी कि कोई बंधन ना हो, कोई उसका निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये देखिए पर्यावरण से संबंधित निबंध है, इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने शुरुआत की है इसमें कि हमारे देश भारत में अनेक सुंदर सुंदर राज्य हैं, जिसमें पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर और देश के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड मनोहर प्राकृतिक दृश्य, सुंदर वातावरण, धार्मिक स्थलों की उपस्थिति के कारण सदैव ही पर्यटन का आकर्षक स्थल रहा है। पर्यटन की संभावना को देखते हुए यहाँ पर तेजी से आर्थिक विकास किया गया। बड़े बड़े बांधों,
पहाड़ों को काटकर रास्ते, नदियों के किनारे सैकड़ों होटल, घर, दुकानें बनाई गईं। इस कारण उत्तराखंड राज्य की जो वहाँ की जीडीपी है उसमें 9% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगर आप ये परसेंटेज ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं है, केवल आप इतना लिख दें कि जीडीपी में वृद्धि हुई और कई मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए। आपको डेटा याद ना हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। परंतु कुछ ही वर्ष बाद प्रकृति, पर्यावरण और अतिरिक्त दबाव के कारण प्रकृति की सहन सीमा समाप्त हो गई, जिसकी परिणति क्या हुई? 2014 की बादल फटने वाली घटना, भीषण बाढ़ वहाँ पर आई। ये आपदा जन सामान्य के लिए इतनी ज़्यादा सुभेद देती कि एक तरफ तो इसने दशकों में बनकर तैयार हुई सड़क, मकान, होटल, इमारतें आदि को धराशायी किया, दूसरी ओर न जाने कितने लोगों को विधवा, अनाथ, अपाहिज, बेरोजगार बना दिया। अर्थात विकास के नाम पर गौरव अनुभव करने वाला क्षेत्र कब्रिस्तान बन गया। तो देखिए कितना अच्छा ये जो है एक तरह से प्रस्तावना है। इसको बार बार आप रटें, बार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप इसको जो है कई जगह यूज कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रसंग से प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें आर्थिक विकास से समझौता कर लेना चाहिए या फिर बिना पर्यावरणीय ह्रास के भी आर्थिक विकास संभव है? क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? वस्तुतः उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु पक्ष विपक्ष को तार्किकता के आधार पर परखना होगा। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये जानने की ज़रूरत है या जानने की आवश्यकता है कि आखिर पर्यावरणीय संधारणीयता है क्या। वस्तुतः यदि हम प्रकृति का उपभोग उपहार में मिली वस्तु की तरह ना करके ये सोच कर करें कि हमने इसे भविष्य की पीढ़ी से उधार लिया है और इसे ब्याज सहित वापस लौटाना है, तो यही पर्यावरणीय संधारणीयता है। मतलब यह है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 1 लीटर पानी है, ठीक है, और आपने उस 1 लीटर पानी को ना पीकर उसमें से आधा लीटर पानी पिया और आधा लीटर पानी को आपने बचा दिया आने वाली पीढ़ी के लिए, तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? संधारणीयता। ठीक है, ये बात पर्यावरण में आ जाएगी तो पर्यावरणीय संधारणीयता। लेकिन अगर हम सारे पानी को पी जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर पर्यावरण संधारणीयता से यही मतलब है कि हम पर्यावरण का इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। प्रकृति स्वयं को सदैव संतुलित करती रहती है, इसलिए कहा गया है भूकंप करे भू स्पंदन, सूखा सिखाए जल प्रबंधन, बाढ़ है सभ्यता का स्पंदन, चक्रवात है ताप दाप प्रबंधन, ना है इसमें कोई व्यर्थ, सबका है अपना अर्थ, बस मनुष्य रहे तदर्थ, ना होगा कोई अनर्थ। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, आप भूकंप का ऐसे आए, सूखा का ऐसे आए, बाढ़ का ऐसे आए, चक्रवात से संबंधित आए, हर जगह पे आप इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से रट लेना। अब देखिए दूसरी ओर हम देखें तो आज वैश्वीकृत होते युग में आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हमें आर्थिक विकास भी करना है, तो वैश्वीकरण हो गया है हमारा। ठीक है, आप जानते हैं वैश्वीकरण लागू हो चुका है और आर्थिक विकास भी हमें करना है। तो आर्थिक विकास को हम किस तरह से करेंगे कि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके या फिर पर्यावरण भी हमारा हरा भरा रहे? तो हमें विकासशील से विकसित बनने, विश्व स्तर पर अपनी महत्ता व प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करने के लिए आर्थिक विकास अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर सड़क, पुल, बांध, इमारतें, कंक्रीट के मैदान, उद्योग, कल कारखाने, इन सब अवसंरचनाओं का निर्माण तो करना ही होगा। यद्यपि निर्माण कार्य से भूचरण, वन कटाव, वायु प्रदूषण, जल उपभोग आदि को भी बल मिलता है, जो कहीं ना कहीं कालांतर में स्वयं मानव हेतु आपदा की सुगम्यता का कारण बन जाता है। कहा जाता है कि भूकंप नहीं, भवन लोगों को मारते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि भूकंप आता है तो भूकंप में आदमी भूकंप से थोड़ी मर जाएगा। आदमी तभी मरता है जब उसके ऊपर भूकंप की वजह से कुछ गिर जाए, भवन गिर गया या कोई और अन्य बिल्डिंग गिर जाए, तभी तो आदमी मरते हैं वहाँ पर। वस्तुतः पर्यावरणीय संधारणीयता का पहलू आर्थिक विकास से अलग नहीं है, अपितु परस्पर अंतर संबंधित है। उदाहरणतः यदि हम तेजी से वन कटाव करते हैं तो सूखा जैसी समस्या उत्पन्न होगी, जिससे बेरोजगारी, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक विकास को हतोत्साहित करेंगे। आज नदियों का मार्ग बाधित करने, किनारों पर घर बनाने, बड़े बड़े बांध बनाने के कारण हमारे देश का 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से ग्रसित है और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की आपदाएं देश के आर्थिक विकास को 10 साल पीछे ले जाती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से तेजी से किया जा रहा प्रदूषण स्वास्थ्य स्तर पर बोझ डालता है, मनुष्य की कार्यक्षमता प्रभावित होती है,
जिससे वह अस्वस्थ शरीर के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बजाय बोझ बन जाता है। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य बीमार होगा तो सीधी सी बात है, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो नीचे चला जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही असंधारणीय आर्थिक विकास, वायु प्रदूषण की समस्या, असहिष्णुता से भी जुड़ जाती है। युवा पीढ़ी की सहनशीलता कम होती है, जिससे गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगे, बीफ मुद्दे जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन, अवसंरचनात्मक विकास को क्षति पहुंचाती हैं। इसका एक अन्य उदाहरण तेजी से होते शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जिससे मलिन बस्ती, बाढ़ व महामारी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, और यदि हरित नहीं हुआ तो भविष्य होगा ही नहीं, यानी कि भविष्य नहीं होगा। अतः हमें ऐसे मध्यम मार्ग निकालना है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ साथ आर्थिक विकास भी कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई कि पर्यावरणीय संधारणीयता क्या होता है, उससे कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब हमें पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ साथ आर्थिक विकास कैसे करना है, हम इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। अभी हमने समस्याएं बताई, अब सॉल्यूशन। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें अपने जनतंत्र, वायुतंत्र, मृदा तंत्र, अंतरिक्ष तंत्र सभी को ध्यान में रखना होगा। यदि वायुतंत्र की बात करें, अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वायुतंत्र की, वायु का कैसे सुरक्षा रखा जाएगा। तो वायुतंत्र की बात करें तो जो हम सड़क, राजमार्ग निर्माण करें तो अवश्य रूप से किनारों पर पेड़ लगाएं, जिससे एक और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, दूसरी ओर प्रदूषण, सड़क दुर्घटना जैसी समस्याएं भी कम होंगी। साथ ही वर्षण, जल संभरण को भी मिलेगा, जैव विविधता सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा प्राप्त होगी। वाहनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सार्वजनिक परिवहन को बल प्रदान करें। साथ ही भारत सरकार की पंक्तियां लोगों को चलाओ, वाहनों को नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। हरित उद्योगों का विकास किया जाए, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए टैक्स इंटेंसिव दिया जाए। साथ ही उद्योग उत्पाद का ग्रीन रेटिंग टैग प्रदान किए जाएं, जिससे जनता भी पर्यावरण मित्र उत्पादों को वरीयता दे। तो ये हमने बताया किसके लिए, वायु तंत्र के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब जल तंत्र के लिए शहरीकरण प्रक्रिया में पद स्थलों को पारगम्य बनाया जाए। जहाँ पर हम चलते हैं वो स्थल कैसे हो, पारगम्य हो, जैसे कि जब भी बाढ़ का पानी इकट्ठा हो, पानी नीचे चला जाए, जिससे वर्षा का जल भूमि में जाए। रेन हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया घरों में अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही निर्धारित क्षेत्रफल में जल संग्रह क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त जल को पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए, अर्थात रीसाइकिल रीयूज प्रणाली का अनुकरण किया जाए। बांध निर्माण रन ऑन रिवर हो, जिससे जल तंत्र पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। वर्तमान में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी तंत्रों जैसे पश्चिमी शौचालय, आरओ सिस्टम आदि को जल मितव्ययी बनाया जाना चाहिए। ऐसे हों जिनमें कि पानी का कम से कम प्रयोग हो, जिससे जल का तार्किक उपभोग हो, ना कि स्वार्थपूर्ण। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि प्रकृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, पर लालच की नहीं। इस तरह की लाइनों को आप जो अंडरलाइन करके लिखें, हाईलाइट करके लिखें वहाँ पर। आज हम कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अंधाधुंध 78% जल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूजल ह्रास, मृदा अपरदन तथा माइक्रो इरिगेशन, फर्टिगेशन, कृषि की श्री पद्धति आदि को अपनाने की आवश्यकता है इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मृदा तंत्र को संधारणीय बनाने के लिए के साथ साथ आर्थिक विकास पर बल देना होगा। ई प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में बड़े स्तरों पर ई कचरा भी उत्पन्न हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार हर साल हम 165 एफिल टावर के बराबर कचरा उत्पन्न करना है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में बनी नीति 2016 को तारतम्यता से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर 3R प्रणाली, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल अपनानी होगी। अब देखिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पर्यावरण का आएगा ऐसे वहीं लिखेंगे आप, कहीं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बता रहे हैं किसी भी तरह का, तो इस तरह की चीज़ आप खुद लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। तेजी से हो रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास। अब देखिए, हम अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विकास से आर्थिक विकास को बल मिल रहा है। साथ ही कैसलर सिंड्रोम, अंतरिक्ष कचरा की समस्या भी बनी हुई है, इन सब का निदान जरूरी है। इस संदर्भ में भारत द्वारा बनाया गया पुनर्प्रयोजित यान RLV-TD जापान निर्मित टैथस सराहनीय प्रयास हैं। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते खनन, मत्स्य अवसंरचनात्मक विकास के साथ मैंग्रोव वनीकरण, मीना कुमारी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। आर्थिक विकास, वस्तुतः आर्थिक विकास व पर्यावरणीय संधारणीयता परस्पर पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अतः यहाँ बस आवश्यकता इतनी है कि हम आर्थिक विकास नहीं अपितु हरित आर्थिक विकास पर ध्यान दें, हरित सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान दें। इस परिप्रेक्ष्य में न केवल सरकारी अपितु प्रशासनिक व निजी जन सामान्य सहभागिता सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना अपेक्षित है।
अर्थात 4P प्रणाली, पब्लिक, पीपुल्स, प्राइवेट, पार्टनरशिप, इनकी आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्वीडन, भूटान जैसे देशों का उदाहरण प्रेरणास्पद है, जहां जीरो कार्बन के तर्ज पर विकास किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उज्ज्वला योजना, हरित सिटी, पेरिस कन्वेंशन समर्थन, नेम परियोजना, 30%, 33% वनीकरण लक्ष्य, सल्फर 6 मानक का अनुकरण आदि तरीकों से प्रयासरत है। आपको और भी जो बहुत सारी योजनाएं याद हो, जब करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुतः ये कहा जा सकता है कि नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। अर्थात आर्थिक विकास की दिशा हरित आर्थिक विकास की ओर करके हम सतत, संधारणीय, दीर्घजीवी, खुशहाल भविष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पर्यावरण पर ऐसे। इसी में से बहुत सारी चीज़ें आप आपदा वाले ऐसे में भी प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि आपदा का ऐसे भी करवाएंगे बाद में एक। तो ये आपके 3 हमने ऐसे इम्पॉर्टेंट करवाए हैं, तीनों ये अलग अलग सेक्शन से हैं और इन टॉपिक्स पर ऐसे लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।